हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टिप्स टू प्रिवेंट क्लॉटिंग, यानी कि खून का थक्का बनने को या कोई भी क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होने को कैसे रोका जा सकता है, क्या क्या चीज़ों का पालन करने की ज़रूरत है। जिन किसी व्यक्ति को भी कभी हार्ट अटैक आया है, स्ट्रोक हुआ है, पाँव में कभी क्लॉट हुआ है, एम्बोलिज्म हुआ है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हुआ है, या वैल का कभी क्लॉटिंग हुआ है, हार्ट के चेम्बर्स के अंदर कभी क्लॉट्स डेवलप हुए, इस तरह के सारे पेशेंट्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि यार ये एक बार क्लॉट तो हो गया, दोबारा कैसे प्रिवेंट करें, इसको क्या हम कर सकते हैं ताकि दोबारा ये प्रॉब्लम हमको ना हो। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में कि ये क्या क्या चीज़ों को करके हम बॉडी के क्लॉटिंग की टेंडेंसी को या क्लॉट बनने की टेंडेंसी को कुछ हद तक हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। सबसे पहला टिप ये है कि जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं वो प्रिस्क्राइब जो किया है उसके हिसाब से ही लीजिए। अपने हिसाब से मेडिसिन को एडजस्ट या मैनेज मत करिए। कई बार क्या होता है, लोग खून पतला करने की दवा, ये दवा अच्छी नहीं लग रही, गर्म लग रही है, ये महंगी है, ये सस्ती है के चक्कर में अगर 2 दवा डॉक्टर ने लिखी है तो उसके बदले 1 दवा ले रहे हैं, या डॉक्टर ने 2 ब्लड थिनर लिखा है, आपने 1 ले लिया क्योंकि आपको ज़रा सा दांत में ब्लीडिंग हो गया, ज़रा सा कहीं कान में ब्लीडिंग हो गया, या ज़रा सा मोशन में ब्लड चला गया 2 ड्रॉप, और आपने सब दवा बंद करके बैठ गए। तो वो सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये सारे डिसीजंस आपके अकेले के लिए जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने हिसाब से डिसीजन को लेने की कोशिश करेंगे तो इनका उल्टा पड़ने का चांस बहुत ज़्यादा है। किस ब्लड थिनर का कितना इफेक्टिवनेस है, कितना उसकी ज़रूरत है बॉडी को, किस समय कितने डोजेज की ज़रूरत है, इसको प्रॉपरली मैनेज करना ज़रूरी है। इसको आप अगर अपने हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करोगे कि यार मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, ये दवा ऐसी है वैसी है, इसको मैं नहीं लूँगा, तो उसमें सडनली खून ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा जिसकी वजह से क्लॉटिंग होने का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्रॉस प्रिस्क्रिप्शन या डबल प्रिस्क्रिप्शन को अवॉइड करिए। इसमें क्या होता है कि कई बार आप अलग अलग लोगों के प्रिस्क्रिप्शन ले रहे होते हैं, कोई डायबिटीज़ का डॉक्टर, कोई हाइपरटेंशन का डॉक्टर, कोई कोलेस्ट्रॉल का डॉक्टर, कोई हार्ट का डॉक्टर, कोई ब्रेन का डॉक्टर, कोई किडनी का डॉक्टर, सबके आप अलग अलग मेडिसिन ले रहे होते हैं। और कई बार क्या होता है कि ब्लड थिनिंग की मेडिकेशंस अलग अलग नाम से, अलग अलग तरह के ब्रांड से आती रहती है, तो इसमें ओवरडोज और अंडरडोज दोनों होने का प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार डायबिटीज़ वाले को दिखाओगे बोलेगा बाकी दवा हार्ट वाले के हिसाब से लो, हार्ट वाले को दिखाओगे बोलेगा बाकी दवा कोलेस्ट्रॉल वाले के या डायबिटीज़ वाले के या किडनी वाले के हिसाब से ले लो। तो ये सब लिखने के चक्कर में कई बार इंपॉर्टेंट दवा मिस हो जाती है, या पेशेंट मिस कर देता है कई बार कि दवा लिखी तो ज़रूर है लेकिन उसको लगता है कि अरे तो हार्ट वाले ने तो लिखा ही होगा, चलो इनका वाला ब्लड खून पतला करने का क्यों ले, उन्होंने लिखा होगा। बाद में पता चलता है कि उन्होंने लिखा नहीं था, इसलिए ये सोच के कि डायबिटीज़ वाले ने लिखा होगा। तो ये मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शन होने के चक्कर में कई बार गड़बड़ हो जाती है कि आपको सारा प्रिस्क्रिप्शन जो है या सारी मेडिसिन जो ले रहे हैं उसको एक लिस्ट में या एक जगह पे डिटेल करके रखे तो ज़्यादा अच्छा है। कई पेशेंट्स और रिलेटिव्स का मैंने देखा है कि वो सारी प्रिस्क्रिप्शन को प्रॉपर वे में एक तरह से लिख के रखते हैं, उसके बाद अपने पेशेंट को, रिलेटिव्स को उस तरह का दवाइयाँ देते हैं। तो वो काफ़ी साइंटिफिक तरीका है, काफ़ी बेटर तरीका है कि आपकी सारी मेडिसिन का या तो अगर कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम है या कोई एक्सेल शीट बना के उसका प्रिंट आउट ले लो तो वो ज़्यादा अच्छा है कि कितनी मेडिसिन चल रही है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाए तो आप वो पूरा दिखा सकते हैं कि इनको ये 15 मेडिसिन चल रही है, इसमें ये पैथी की ये मेडिसिन है। तो उसमें क्या है, मल्टीपल पर्चे नहीं छानने पड़ते डॉक्टर को भी कि ब्रेन वाले का क्या चल रहा है, साइकेट्रिक वाले का क्या चल रहा है। इस चक्कर में क्या होता है कि डबल और ट्रिपल चीज़ें बहुत हो जाती है, कई दवाओं में है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ब्लड थिनिंग मेडिकेशन की बात कर रहा हूँ, किसी को उस कोलेस्ट्रॉल की दवा, किसी को बीपी की दवा, किसी को शुगर की दवा, किसी को किडनी की दवा, किसी को कोई ब्रेन की दवा, नींद की दवा, बहुत सारी चीज़ें डबल डबल हो जाती है। मल्टीविटामिन जैसी चीज़ें भी डबल डबल हो जाती है क्योंकि ये सब इतने सारे नामों की से आती है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स को पता ही नहीं रहता कि ये पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल लिखा है उसमें क्या चीज़ है। तो कई बार बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि डॉक्टर्स मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शन की वजह से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आपको क्या देना है क्या नहीं देना है मेडिसिन। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारी मेडिसिन जो भी आप चल रही है उसको एक प्रॉपर लिस्टिंग करें और उसके हिसाब से पेशेंट को मैनेज करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि जो भी आपका ब्लड प्रेशर लेवल है और कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको प्रॉपरली मॉनिटर करें। ब्लड प्रेशर लेवल्स को आप अगर प्रॉपरली मेंटेन करेंगे तो ब्लड प्रेशर रिलेटेड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम कई गुना बढ़ जाता है। अगर जिनका बीपी बहुत ज़्यादा है, बहुत कम अगर ब्लड प्रेशर है तो भी क्लॉटिंग प्रॉब्लम बढ़ जाता है। हाइपोटेंशन को भी सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है क्लॉटिंग के लिए। तो ब्लड प्रेशर प्रॉपरली मेंटेन करना ज़रूरी है। ज़्यादा और कम दोनों ही डेंजरस है। वैसे ही कोलेस्ट्रॉल का भी है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर बहुत ज़्यादा है तो आपके लिए डेंजरस है। बहुत कम कोलेस्ट्रॉल उतना डेंजरस नहीं है,
और अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपके लिए क्लॉटिंग का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। कोई भी अलग अलग तरह की क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स, खासकर हार्ट अटैक होने का प्रॉब्लम या ब्रेन का स्ट्रोक होने का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट में उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है। नेक्स्ट है कि स्मोकिंग को बंद रखिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग से क्या नलियों की क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है। हार्ट प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट को हर हालत में स्मोकिंग को या तंबाकू का सेवन पूरी तरह से बंद रखना चाहिए, नहीं तो क्लॉटिंग का चांस ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है कि कई बार अल्कोहल को भी अवॉइड रखना चाहिए क्योंकि इससे भी क्या है थोड़ा सा लिवर पर या अलग अलग सिस्टम्स पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि बॉडी की ब्लीडिंग और क्लॉटिंग पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं, तो उसको भी आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कीजिए। रेगुलर बेस पे अगर आप वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग या एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह कंपेरेटिवली कम होती है। नलियों का जो एंडोथीलियम है उसकी लाइनिंग कंपेरेटिवली अच्छा काम करती है, एंडोथीलियल डिस्फंक्शन नहीं होता, क्लॉटिंग की टेंडेंसी ओवरऑल कम हो जाती है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स या हार्ट अटैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने का चांस कम हो जाएगा। हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीज है या बहुत अंडर वेट है, दोनों ही कंडीशंस आपके लिए अच्छी नहीं है। बहुत अंडर वेट लोगों में ब्लीडिंग का चांस ज़्यादा होता है, ओवर वेट लोगों में क्लॉटिंग का चांस ज़्यादा होता है। तो अगर आपको बॉडी वेट ज़्यादा है स्टैंडर्ड से, यानी बीएमआई आप कैलकुलेट करते हैं पेशेंट का, उसमें कितना पेशेंट का लेवल्स है उसको पेशेंट की हाइट और पेशेंट का बॉडी सरफेस एरिया को आप कैलकुलेट करते हैं। उसके हिसाब से अगर पेशेंट का अगर बीएमआई लेवल जो है 18 से कम आ रहा है तो भी डेंजरस है, और 25 से ज़्यादा आ रहा है तो भी डेंजरस है। अगर 18 से कम आ रहा है तो पेशेंट का बीएमआई कम है, बहुत ज़्यादा अंडर वेट है पेशेंट। अगर 25 से ज़्यादा आ रहा है तो पेशेंट ओवर वेट है, यानी उसका बॉडी वेट जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा आ रहा है। तो दोनों ही सिचुएशंस अच्छी नहीं है। प्रॉपर या हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करें, प्रॉपर बॉडी मास इंडेक्स मेंटेन करें तो अच्छा है। नेक्स्ट है कि प्रॉपर हेल्दी डाइट लीजिए। हेल्दी डाइट अगर आप लेते हैं जिसमें कि ताज़ा फल सब्जी है, होल ग्रेन्स या प्रोसेस फूड्स कंपेरेटिवली कम है, तो इससे ब्लीडिंग और क्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स दोनों ही कंपेरेटिवली अच्छे रहते हैं। जितना अच्छा और पौष्टिक खाना आप लेते हैं तो उसमें बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। अलग अलग तरह की हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का चांस कम हो जाता है, चाहे वो ब्लीडिंग रिलेटेड हो या क्लॉटिंग रिलेटेड हो। नेक्स्ट है कि पानी ज़्यादा पीजिए, बॉडी को हाइड्रेशन प्रॉपरली रखिए। अगर आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है तो बॉडी का क्लॉटिंग का चांस कई गुना बढ़ जाता है। बॉडी को पूरी तरह डिहाइड्रेट होने मत दीजिए। डिहाइड्रेशन उससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है बॉडी की क्लॉटिंग टेंडेंसीज के लिए। तो अगर आपको क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है या ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, दोनों ही केसेस में आपको पानी ज़्यादा मात्रा में पीना है। लगभग 7-8 ग्लास दिन भर में पानी पीना है। हाँ, अगर सीवियर हार्ट फेलियर है तो फिर आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है कि मैं इसमें कितना पानी ले सकता हूँ। जिन लोगों को सीवियर हार्ट फेलियर है उनको कंपेरेटिवली थोड़ा कम पानी लेना है, लेकिन उसका फिर भी ये मतलब नहीं है कि बॉडी को पूरी तरह डिहाइड्रेट कर दे। उसमें थोड़ा सा कम मेंटेन करें, और जहाँ आपको ऐसा लगता है कि बीपी ज़्यादा कम हो रहा है या आपको चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो उस दिन आप पानी और नमक ज़्यादा ले सकते हैं। जब सांस वगैरह फूल रही है तो इसका मतलब पानी बॉडी में ज़्यादा हो गया है, तो उस दिन पानी कम ले लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, मेंटल स्ट्रेस को प्रॉपर्ली मेंटेन करिए। मेंटल स्ट्रेस होने से भी ब्लड में क्लॉटिंग का टेंडेंसी कई गुना बढ़ जाता है। तो जो लोग को भी मेंटल स्ट्रेस है उनको मन को शांत रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन नहीं ले, वो ज़्यादा अच्छा है उनके लिए, नहीं तो क्लॉटिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि लंबे समय तक कहीं बैठिए मत। लंबे समय तक अगर आप बैठते हैं, खासकर अगर आप एरोप्लेन्स वगैरह में अगर जाते हैं और वहाँ कई घंटे तक बैठे रहते हैं, उठते ही नहीं है सीट से, तो पाँव की नसों में क्लॉट जमने का चांस रहता है। जब आप ऑफिस वर्क अगर भी कर रहे हैं और कई घंटे तक बैठे बैठे बीच में भी आप ज़रा भी रेस्ट नहीं ले रहे, ज़रा भी चलना फिरना नहीं कर रहे, तो पाँव की नसों में क्लॉट जमने का या पाँव की नसों में खून का थक्का जमने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। तो आपको इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि थोड़े थोड़े टाइम में थोड़ा चले फिरे, तो उससे आपको पाँव की नसों में जो ब्लड जमा हुआ है उसको निकलने के लिए जगह मिलेगी, और पाँव की मसल का जब काम होगा तो ब्लड को पुश करेंगे हार्ट की तरफ। नेक्स्ट है कि अगर आपको पाँव में डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है, क्लॉट से या वेरिकोज वेन्स अगर की प्रॉब्लम है तो कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनिए। अगर पाँव के में फूल भी गई है, पाँव की नसों में अगर पानी भी भर गया तो भी कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनिए, तो वो आपकी नसों को कंप्रेस करेंगी, जिससे कि पानी या ब्लड हार्ट की तरफ पुश होगा, तो कंपेरेटिवली पाँव में सूजन उतना ज़्यादा नहीं रहेगी, तो इससे भी क्लॉटिंग का टेंडेंसी थोड़ा कम हो जाता है। काम करने के दौरान भी आप बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक्स ले सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हो, कई घंटे तक काम कर रहे हो, तो बीच में आधे घंटे का ब्रेक लेना चाहिए। ये आपके मेंटल स्ट्रेस लेवल्स को भी कम करेगा, आपके फिजिकल स्ट्रेस लेवल्स को भी कम करेगा, पाँव में ब्लड के स्टैग्नेशन लेवल्स को भी कम करेगा, और आपके माइंड को थोड़ा सा पीस मिलेगा, तो इससे आपका ब्लड का क्लॉटिंग टेंडेंसी थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट है कि
अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशंस है, जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है या इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको प्रॉपर्ली मैनेज कीजिए, मेंटेन कीजिए। अगर आपका बीपी ज़्यादा रहेगा तो भी दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं है तो भी दिक्कत होगा, डायबिटीज़ प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं है तो भी दिक्कत होगी। इन सारे प्रॉब्लम्स को जो आप प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करते हैं तो बॉडी की क्लॉटिंग टेंडेंसी कई गुना बढ़ जाती है, हार्ट अटैक आने का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स में रहिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप करने से आपका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कैसा है, किडनी का फंक्शन कैसा है, बाकी पैरामीटर्स कैसे हैं, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, क्लॉटिंग तो नहीं हो रही, कोई ब्लड क्लॉटिंग या ब्लीडिंग के टेस्ट करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर देखते रहेंगे। कई पेशेंट्स का ऐसा होता है कि वो डॉक्टर के पास साल साल, डेढ़ साल तक नहीं आते और फिर सडनली जब प्रॉब्लम होती है तब अचानक वो डॉक्टर के पास आते हैं और फिर बोलते हैं कि यार ये प्रॉब्लम हो गई, आप देखो, सॉर्ट आउट करो। तो जो भी प्रॉब्लम आपको अगर हो रही है, आप पहले डॉक्टर को बताते रहेंगे रेगुलर बेस पे, तो उसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस होने का या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। लंबे समय तक अगर आप कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया है या कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई ऑपरेशन हुआ है तो लंबे समय तक इमोबिलिटी को अवॉइड कीजिए। अगर आप पलंग पर कई दिनों तक पड़े रहते हो, कोई किसी को लकवा वगैरह भी हो गया तो पाँव की नसों में डीप वेनस थ्रोम्बोसिस होने का या क्लॉट बनने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है तो भी लंबे समय तक इमोबाइल नहीं रहना है। ऑपरेशन वगैरह भी हो जाए तो भी नेक्स्ट डे से पेशेंट को चलना फिरना बने जितना जल्दी चालू करने की ज़रूरत है। जितना जल्दी पेशेंट एम्बुलेटरी होगा उतना क्लॉटिंग का टेंडेंसी थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर किसी पेशेंट को, खासकर फीमेल पेशेंट्स को, अगर मीनोपॉज होने के बाद हार्मोन थेरेपी वगैरह दे रहे हैं, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी से कई बार क्लॉटिंग का टेंडेंसी बॉडी में बढ़ जाता है जिससे आपको ब्लड क्लॉट्स डेवलप होना चालू हो जाता है। अगर एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी फीमेल को पेशेंट को दे रहे हैं या किसी भी व्यक्ति को अगर इस तरह का कोई भी हार्मोनल थेरेपी दे रहे तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उससे क्लॉटिंग बढ़ सकता है। नेक्स्ट है कि जब भी कोई पेशेंट की अगर सर्जरी हो रही है या एनेस्थीसिया पेशेंट को दे रहे हैं तो प्रॉपर्ली, अगर हार्ट पेशेंट है, हार्ट का प्रॉब्लम्स है तो उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। हालांकि सर्जरी के पहले ब्लड थिनिंग मेडिकेशन ज़्यादातर डॉक्टर्स बंद करवा देते हैं क्योंकि उनको सर्जरी में नहीं तो ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है। पर दूसरी तरफ भी सच ये है कि अगर आप दवाइयाँ पूरी तरह से बंद कर देते हैं तो सर्जरी के आसपास के पीरियड में या उसके तुरंत बाद हार्ट अटैक्स होने का चांस, ब्लड क्लॉटिंग होने का चांस और पाँव में क्लॉट्स वगैरह बनने का चांस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे ही सर्जरी हो तुरंत ब्लड थिनर्स चालू कर सके तो अच्छा है। सर्जरी के पहले या दौरान भी अगर कोई ब्लड थिनर चालू रह सके जिसमें सर्जरी को ब्लीडिंग में रिस्क उतना ज़्यादा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो उससे क्या है, क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो डायबिटीज़ का प्रॉपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। डायबिटीज़ एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जो हार्ट अटैक के चांस को ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना बढ़ा देता है। तो प्रॉपर तरह से, प्रॉपर दवाइयों के साथ अगर आप डायबिटीज़ को मैनेज करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। इन सब के बाद भी अगर आपको ब्लीडिंग या क्लॉटिंग का कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए, उनको पूरी कंडीशन बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम हो रही, और फिर वो डॉक्टर आपकी दवाइयों को एडजस्ट करेंगे, आपकी बॉडी के हिसाब से डोजेस को एडजस्ट करेंगे, दवाओं को कम ज़्यादा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होने का चांस कम हो जाएगा। विंटर्स वगैरह में भी थोड़ा क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाता है तो उससे आने से पहले भी एक बार डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि कोई ठंड प्रदेश में आप जा रहे हैं या विंटर में आने वाली है, ठंड ज़्यादा आने वाली है, आपके यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है तो उसके पहले भी आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। विंटर में क्लॉटिंग का टेंडेंसी के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस तरह का भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ब्लड थिनिंग मेडिसिन को एडजस्ट करवा सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात की ब्लड थिनिंग मेडिकेशन से रिलेटेड। क्लॉटिंग अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट या वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। जो लोग ये सारा कंटेंट शॉर्ट्स में या ब्रीफ में देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स या फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे कंटेंट का 1 मिनट में ब्रीफ समरी में आपको देते हैं जो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं हेल्थ टिप्स के फॉर्म में।